खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम JK। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। फरवरी की 9 तारीख इतवार का दिन है। चाय की चुस्की आप ले रहे हैं और आप घर पे जहां आज रोज़मर्रा के कामकाज से थोड़ी सी फुर्सत आपको ज़रूर है, तो हम आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं हर दिन की तरह सुबह 8:35 पर, इस उम्मीद के साथ कि आपको बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए। दुनिया भर के हालात वाक़ात जिस तरीके से उभर रहे हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारी नज़र रहती है और पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ वकूफ़ पज़ीर हुआ है और आज पूरे दिन सुर्खियों में क्या कुछ रह सकता है, इस पर हम तज्ज़िया तबसरा करते हैं और यह तज्ज़िया तबसरा पूरे दिन चलता है। स्पेशली इस मॉर्निंग शो में हमारी कोशिश रहती है न सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका, सऊदी अरब, फ़लस्तीन और दीगर मामलों पर हमारी नज़र रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर के ख़ास सूरत हाल जो इक़्तिसादी महाज पर चल रहा है, सियासी महाज पर चल रहा है, बयानबाजियाँ हो रही है, उससे भी आपको बाखबर करते हैं और हमारे नुमाइंदे ग्राउंड ज़ीरो से भी ज्वाइन करते हैं। आज भी हालात वाक़ात पर मुश्तमिल प्रोग्राम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। 9:45 पर याद रखिएगा हमारे तीनों फ़ोन लाइन्स खुल पाएंगी। आप कॉल करेंगे, अपने मसाइल मामलात हुकूमत के इदारों के सामने रखेंगे। फिलहाल याद रखिएगा आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर न सिर्फ खबर पढ़ने को मिलती है, लाइव नशरियात भी दिखती है आपको। QR कोड पर भी आप आकर स्कैन करके हमारी टेलीविजन चैनल को बराह रास्त देख सकते हैं। तो फिलहाल ये तो एक तय फॉर्मेट रहता है जो हम आपको याद दिलाते हैं, लेकिन पड़ाव पहला होता है हिस्ट्री की किताब को खंगालने का। और हर दिन की तरह आसिफ रशीद तैयार है स्टूडियो में मेरे साथ, आपको बताएंगे कि हिस्ट्री की किताब को खंगालने के बाद आज अहम तरीन चंद वाक़ात कौन से हैं जो वो आपके सामने रखेंगे याद दहानी के लिए। आसिफ रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। आज इतवार का दिन है, छुट्टी ज़रूर है, मगर खबरों, तज्जियों, तबसरों पर मबनी खास प्रोग्राम सलाम JK दोनों चैनल्स यानी गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ पर लगातार देखेंगे। नशरियात जारी रहेंगी, आपकी कॉल्स भी स्पेशल सेगमेंट के तहत इस प्रोग्राम में कोशिश रहेगी कि अर्ली ऑन ली जाएं। लेकिन खबरों पे जाने से पहले जैसा इशफाक ने कहा कि एक फॉर्मेट है जिसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। आज फरवरी की 9वीं तारीख है, साल 2025 और ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज ही का दिन था सन 1941 में बरतानवी फौज ने लीबिया के साहिली शहर अलकीता पर कब्जा आज के दिन किया था। इससे 10 बरस कबल यानी 1931 में भारत में पहली बार किसी शख्स के एजाज में तस्वीर समेत डाक टिकट जारी करने का ऐलान सरकारी तौर पर आज ही के दिन हुआ। बरतानवी साम्राज्य था, निज़ाम अंग्रेज़ों की तरफ से चलाया जा रहा था, लेकिन भारत में यहाँ के किसी मकामी शख्स के एजाज में ऐसा इकदाम हुकूमती सतह पर उठाया गया। यह पहला कदम 9 फरवरी 1931 को हुआ। साल था 1667। दिन आज का रूस और पोलैंड के माबेन अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए और जंग का रास्ता तर्क करने पर इत्तफाक हुआ। 1788 दिन आज का ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान आज के दिन किया। 1951 में आज़ाद भारत में पहली मर्दमशुमारी कराने के लिए फहरिस्त बनाने का काम हुकूमती सतह पर शुरू हुआ और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर्स के बाद मुतलका वजारत ने काम जब शुरू किया था तो आज़ादी मिलने के तकरीबन 3.5 वर्षों के बाद ये इस तरह का सिलसिला था जो पहली मरतबा यहाँ के निज़ाम में कायम किया गया हो या जिसकी शुरुआत हुई हो। और इसके अलावा 1979 में अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम होगा, आइन के मुताबिक इकदाम उठाए जाएंगे, ये फैसला हुआ, आइन का नफाज अमल में आया। 2010 में भारत सरकार ने आज के दिन बीटी बैंगन की तिजारती काश्त पर गैर मुइना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी और इसे गैर कानूनी भी तब तक करार दिया गया जब हुकूमत की जानिब से कोई तहकीक के बाद हतमी फैसला ना किया जाए। 1788 ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ ऐलान जंग किया। 1870 में अमेरिका के महकमा मौसमियात का क़याम आज ही के दिन हुआ और दुनिया के चंद जो एमिटी सेंटर्स थे उनमें से एक ये भी था। 1962 में जमैका ने आज़ादी के हुसूल के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए जो बाद में वेस्ट इंडीज़ का भी हिस्सा बना और एक बड़ी सिटी या बड़े शहर के तौर पर आज भी उन ममालिक में देखा जाता है जो वेस्ट इंडीज़ और इसके गिरदोनवा है। 1965 में वियतनाम जंग एक तरह से शुरू हुई। अमेरिका का पहला फौजी दस्ता जनूबी वियतनाम के अंदर भेजा गया। ऑफिशियली 1975 में वापस लौटे, लेकिन 10 वर्षों तक जो जंग जारी रही थी उसकी शुरुआत 9 फरवरी को ही 1965 में आज के दिन हुई। साल 2001 हर्बर्ट ए साइमन अमरीकी माहिर सियासियात और इक्तसादियात का इंतकाल आज के दिन हुआ था। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात
भारत और आलमी तारीख में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आलमी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आलमी सतह पर बड़ी और अहम तरीन खबरें, सबसे ज़्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली खबरों की तरफ हम चलेंगे। और मशरक़ी वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है, हमने मुनासिब समझा कि प्रोग्राम के इब्तिदा में ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया जाए। तो आपको गजा पट्टी लिए चलते हैं। बैक टू बैक फैसले हो रहे हैं। एक और मुआहिदे के तहत दोनों तरफ से कैप्टिव्स को छोड़ा गया। ये जो यरगमाली थे 183 फलस्तीनी रहा हुए, तो दूसरी तरफ 3 इजरायलियों को भी रिहा किया गया। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा प्रपोजल सामने आया जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान किया, लेकिन शायद रफ्ता रफ्ता उस प्लान पर काम हो रहा है जिसका ऐलान गुज़श्ता दिनों व्हाइट हाउस से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशफाक किया था। बिल्कुल, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया और जिन्होंने 2 रियासती मंसूबे पर पानी फेर दिया और कहा कि 2 रियासतें हो ही नहीं सकती हैं, और साफ कर दिया कि सऊदी अरब के अंदर फलस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दे दी। यानी सऊदी अरब के अंदर एक अलहदा रियासत जिसको फलस्तीन कहा जाए उसको बसाया जाए, ये तजवीज़ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सामने रख दी है। सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात के पेश नज़र जहाँ गुज़श्ते दिनों चिमे गोइयाँ चल रही थी, वहीं पर खबर यह है कि मजीद कड़वाहट अब सामने आई है और बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब के अंदर ही फलस्तीनी रियासत के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी है। फलस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया है। सऊदी अरब अपने मुल्क के अंदर फलस्तीनी रियासत के क़याम को मंजूरी दे, क्योंकि सऊदी अरब के पास बहुत सारी ज़मीन है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि फ़लस्तीन के पास एक रियासत थी जिसका नाम गजा था, जो हमास के ज़ेर कब्जा थी, और 7 अक्टूबर को देखिए क्या हुआ और हमें क्या मिला। इसलिए हम फलस्तीनी रियासत को कबूल नहीं करेंगे। कोट अनकोट वो इंटरव्यू का हिस्सा जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका रवानगी से कबल ज़राए ब्लाग को दिया है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 रियासती हल को मुस्तरद करते हुए सऊदी अरब के अंदर फलस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दे दी है। दौरा अमेरिका के दौरान इजरायली मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इजराइल की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। नेतन्याहू का कहना था कि सऊदी फ़लस्तीनी रियासत के मुल्क में बना सकते हैं। सऊदियों के पास बहुत सारी ज़मीन अभी भी है। इजरायली वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि क्या सऊदी अरब के साथ इजराइल के ताल्लुकात के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, तो इस पर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत इजराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा है। ताहम उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब के साथ आने वाले दिनों में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान तब आया है जब सऊदी शहजादे और सऊदी वलीअहद की तरफ से पहले ही बात क्लियर कर दी गई थी। गजा का कंट्रोल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इजरायली वज़ीर आज़म से जब सवाल किया गया था क्या सऊदी अरब के साथ इजराइल के ताल्लुकात के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि फ़लस्तीनी रियासत इजराइल के लिए ख़तरा है, और यह भी कहा कि कंट्रोल संभालने के बाद, यानी जब से दोबारा से कंट्रोल संभाला गया है गजा के अंदर, वहां पर सूरत हाल तेजी के साथ बदल रही है। इस बीच खबर यह है कि वजारत खारजा अमेरिका ने बयान को दबे अल्फाज में ही सही लेकिन खुशामदीदी कहा है, खैर मकदमदी कहा है। नेतन्याहू ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के मामूल पर आने के इम्कानात के बारे में कहा कि वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान अमन मुमकिन है, और मुझे लगता है कि यह जल्द होने वाला है। इजरायली वज़ीर आज़म के सऊदी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत क़याम करने के बयान पर मिस्र ने शदीद मज़म्मत की है। मिस्र का कहना है कि इजरायली बयान सऊदी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब की सलामती मिस्र की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये बयान मिस्र से सामने आया है, लेकिन जब ये बयान सामने आया है तो दुनिया 2 हिस्सों में दिख रही है। एक वो हिस्सा जो अमेरिका के ज़ेर असर है
और अमेरिका की पुष्टपनाही पर आगे बढ़ने की कोशिश में है, वो बेंजामिन नेतन्याहू के 2 रियासती हल को मुस्तरद किए गए बयान की खैर मकदम करता है और कहता है कि यही एक हल है कि एक ही रियासत हो। और दूसरी तरफ से OIC, अरब लीग, इस्लामिक ममालिक एक तरफ से है जहां पर अभी भी यकसोयत और यकजबानी नहीं दिख रही है। अगर सऊदी हुकूमत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया कि 2 रियासतें अहम तरीन है, बेदखली का मामला कबूल नहीं होगा, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर बनाए गए प्रोग्राम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान के बाद यह बयान इंतहाई अहम और बड़ा माना जाता है, जहां पर इजरायली वजीर आजम ने अब खुलेआम यह साफ कर दिया है कि 2 रियासतें काबिल कबूल नहीं, गजा एक जमाने में था, अब नहीं रहेगा और फलस्तीनी रियासत का कयाम मुमकिन ही नहीं है। यह बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए, एक खबर थी गजा के हवाले से बात हो रही है तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो हम बार बार कह रहे हैं, पहले साबिक सदर जो बाइडेन और मौजूदा वक्त में ट्रंप इंतजामिया इजराइल के साथ ऐसे खड़ी है जैसे बड़े भाई का किरदार इस पूरी जंग में ये अब तक निभाया गया हो इस मुल्क को बचाने के लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और फैसले पर साइन कर दिए हैं और इस फैसले के मुताबिक जो असलहे की फरामी थी, जो हथियार मजीद दिए जाने थे इसराइल को, $7 अरब के आसपास इसकी कीमत बनती थी, वो बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी गई है कि $7 अरब असलहे की फरोख्त इसराइल को की जा रही है, जिस पर काफी तनकीद का सामना अगरचे ट्रंप इंतजामिया को या अमेरिकी हुकाम को करना पड़ा, मगर हाउस के डिसीजन के बाद बाकायदा अमेरिकी सदर और उनकी इंतजामिया इस नतीजे पर पहुंची कि $7 अरब के जो हथियार या जो असलहा है वो फरोख्त इसराइल को किया जाए। अब जब ये साजो सामान दिया जा रहा है, इस असले में हजारों हेलफायर मिसाइल भी शामिल हैं, बॉम्ब शामिल हैं और वज़ीर आज़म अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला हुआ है जिसमें अमेरिकी हुकूमत ने इसराइल को $7 अरब का असलहा फरोख्त करने का सरकारी तौर पर ऐलान किया है। अमेरिकी मीडिया इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त करने का ऐलान किया है, जिस पर उनकी मुल्क के अंदर भी जरूर तनकीद हो रही है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हजारों हेलफायर मिसाइल्स और बम शामिल हैं जो इसी इमदाद का हिस्सा हैं, इसराइल को दी जाएंगी। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक असलहा फरोख्त करने का ऐलान और इजरायली वज़ीर आज़म के सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद सामने आया है, जो अपने आप में इस मीटिंग का बड़ा नतीजा भी अखज़ किया जा सकता है। इससे कबल भी आप सबको याद होगा कि बाइडेन इंतजामिया ने इसराइल को $20 अरब के असले की फरोख्त की मंजूरी दी थी, लेकिन उस वक्त भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रही थी। हाउस ने बाकायदा उस पर भी हियरिंग की थी, वहां से भी मोहर लगी थी, तो उसके बाद बाइडेन इंतजामिया ने फैसला लिया था। लेकिन 20 जनवरी 2025 के बाद 47वें सदर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मुश्किल तरीन फैसलों में से एक लिया है। तनकीद के बावजूद उन्होंने ये बड़ी इमदाद इसराइल के लिए कर दी है। अब जरा अमेरिका और इसराइल या गजा जंग से हटकर एक और अहम तरीन खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और बात उस मुल्क की जो अफ्रीका के अंदर है, सेंट्रल अफ्रीका का मुल्क, लेकिन इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल है क्योंकि यहां पर सरकार और M23 नामी एक ग्रुप आमने सामने है। जेलों पर हमले हो रहे हैं, शहरियों को कई एक हिस्सों के अंदर मारा गया, कत्लो गारत, गोलियों की आवाजें चारों तरफ। इस तरह की सूरत हाल कॉन्गो के अंदर इस वक्त सेंट्रल अफ्रीका का जो मुल्क है वहां पर बनी है। लेकिन बड़ी खबर ये कि एक जेल को तोड़ा गया जहां पर कैदियों ने जेल तोड़कर खवातीन कैदी जो थी उन पर हमला कर दिया। 150 से ज्यादा खवातीन की अस्मत तरी और उसके बाद कई खवातीन के कत्ल की इतलात मौसूल हो रही हैं और यूनाइटेड नेशंस के इदारे की एक रिपोर्ट ने भी इस बात का खुलासा किया है कि सैकड़ों लोगों को जेल से फरार होते देखा गया। इंतहाई संगीनी की तरफ ये सूरत हाल इशारा कर रही है। यूनाइटेड नेशंस ने इस बात की तस्दीक की है कि कॉन्गो में जब ये जेल तोड़ी गई, जब M23 नामी वो जो ग्रुप था शहर के अंदरूनी हिस्सों पर कब्जा कर रहा था, तो उसी वक्त बहुत सारी जेलें जहां पर मर्दों को अलग और खवातीन को अलग रखा गया था, कुछ जेल्स को तोड़ा गया और एक जेल को तोड़ने के बाद उस जेल पर हमला होता है जहां पर हजारों खवातीन जो कैदी की सूरत में इस वक्त आप कह सकते हैं जिंदगी गुजार रही थी वो निकली। लेकिन उसी जेल पर हमले के बाद यहां पर आग लगाई जाती है और जो मुश्किल तरीन लम्हा था जिसकी तरफ इशारा यूनाइटेड नेशंस ने किया कि M23 रेबल ग्रुप जो है, जो बागी ग्रुप है, वो ईस्टर्न सिटी गोमा के अंदर कब्जा तो कर चुका है, लेकिन सबसे तबाहकुन मनाजिर गोमा के अंदर देखे गए म्यूजिन प्रिजन के ऊपर, जहां
कियोस और कंफ्यूजन के बीच 27 जनवरी और 28 जनवरी को न सिर्फ आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जेल के अंदर तकरीबन 165 खवातीन की अस्मदरी हुई और उसके बाद इस जेल को तोड़ा गया, आग लगाई गई। दर्जनों खवातीन यहां पर आतिशज़दगी के इस वाकये से बचने के लिए भागी और उसके बाद कोई अता पता नहीं। सैकड़ों लोग जो अभी भी लापता है, जिसकी कंफर्मेशन मकामी सतह पर की गई है। और उस जेल की तस्वीरें भी जहां पर धुएं के गुबार उठते हुए देखे गए, गोलियां चलती हुई आवाजें जो हैं वो सुनाई दी। लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल से कॉन्गो को निकालने की कोशिशों के बीच कोई भी इकदाम अभी तक मस्बत साबित नहीं हुआ। नतीजा ये कि मरने वालों की तादाद 1000 के करीब हो गई है, लेकिन खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती का ये मामला एक बार फिर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर गया है। इससे पहले मकामी खबरों की तरफ आए, कुछ लोकल इश्यूज पर बात करें। जम्मू कश्मीर लद्दाख की खबरें आप तक पहुंचे, मौसम के हवाले से अपडेट करें। एक खबर जरा हज 2025 के हवाले से भी करते चले। साल 2024 में आप सबको याद होगा, शदीद गर्मी के बीच हज के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वैसी सूरत हाल दोबारा ना बने, पॉलिसीज मुसलसल तब्दील हो रही हैं और हज 2025 जिसकी अदायगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले लिए गए। उन बड़े फैसलों में मल्टीपल वीजा जो लोग हासिल करके या गैर कानूनी तौर पर मक्का मदीना के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते थे, उन अफराद पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, इस मकसद से एक बड़ा फैसला सऊदी हुकाम की जानिब से हुआ। 14 ममालिक की एक फहरिस्त तैयार की गई, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं और अहम तब्दीलियां की गई वीजा कवानीन में। नए कवानीन के तहत इन ममालिक की शहरी जो मल्टीपल एंट्री वीजा लेते थे, गैर मुइना मुद्दत के लिए वो मुअत्तल कर दिया गया है। अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा हासिल किया जा सकेगा और गैर कानूनी हज को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत के मुताबिक ये कदम उठाना बहुत जरूरी था, सख्ती जरूरी थी। मल्टीपल एंट्री वीजा रखने वाले कई लोग जो बगैर इजाजत हज में शामिल हो जाते थे, जिसकी वजह से मक्का में शदीद भीड़ भी कई मरतबा जमा होती थी या पैदा हो जाती थी, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज कर रही हैं। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इस भीड़ पर काबू पाने और हुजाज को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए यह बड़ा फैसला हो और सऊदी अरब की जानिब से वीजा पॉलिसी में की गई तब्दीली का असर 14 ममालिक पर पड़ेगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, अलजायर, मोराकश, एथोपिया, इराक, उर्दन, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनिस, यमन। ये वो लिस्ट है जहां पर अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा जिसके लिए दरख्वास्त दी जा सकेगी, जो 30 दिन के लिए कारामद होगी। यानी जो अब वीजा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन चलेगा, उसके बाद आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं गैरकानूनी तौर पर अगर आप वहां पर पाए गए। लेकिन एक चीज और भी कंफर्म करते चले, जब ये वीजा कवानीन में तब्दीली की गई है, मल्टीपल एंट्री वीजा को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल किया गया है, तो हज, उमरा, सिफारती और रिहायशी वीजों पर कोई तब्दीली नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगा। मगर भीड़ को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट फैसला, 14 ममालिक की लिस्ट सामने आ गई है। यह फैसला इससे भी इंपॉर्टेंट, गुज़श्ता बरस आपको याद होगा शदीद गर्मी 55-60 के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया था और जम्मू कश्मीर के कुछ आज़मीन वो भी हज बैतुल्लाह की सआदत कुछ को नसीब हुई, कुछ इस दौरान मुबारक सफ़र के दौरान ही शहीद हो गए थे। तो वैसी सूरत हाल ना बने, इसलिए इस फैसले पर सऊदी अथॉरिटीज़ ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन याद रखिएगा, हज, उमरा, सिफारती और रिहायशी वीज़ों पर कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन सिंगल वीज़ा सिस्टम अब चलेगा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का फैसला सऊदी अरब ने किया है। चलिए, सऊदी हुकूमत के इस फैसले के बाद जरा जम्मू कश्मीर की खबरों पर हम आते हैं, लेकिन यहाँ पर इशारा हो रहा है कि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुका जाए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज से एक बार फिर मतला अबर आलूद हो सकता है। मरकजी महकमे मौसमियात की क्या पेशन गोई होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है लद्दाख को लेकर और माना जा रहा है कि ये ग्रॉस रूट पर एक बड़ा दिलचस्प फैसला है। ये फैसला है क्या, इससे किस तरीके से इक़्तिसादी मामलात पर फर्क पड़ सकती है, इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और मौज़ूआत हमारे पास रहेंगे, जिनमें हम आपको सोनमर्ग भी लिए चलेंगे, जहां पर आग की होलनाक वारदात हुई है। रजौरी के हालात वाक़ात से भी आपको रूबरू करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहेगा हमारे साथ, छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और जरा बात मौसम के मिजाज की भी रखते हैं आपके सामने। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है और रियासती महकमे मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक आज सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल दिख रहे हैं, जिसके ऐन मुताबिक आने वाले 3 दिनों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। जहां एक तरफ से हल्की से दरमियाना दर्जों की बारिश का इम्कान लगाया जा रहा है, वहीं पर आपको याद होगा कि 1 जनवरी से 29 जनवरी के दरमियान सबसे कम बारिशें रिकॉर्ड की गई थी और तकरीबन माना जा रहा है कि 87% शॉर्टफॉल जो है वो बारिशों का हुआ है। इस बार अय्याम सर्दी जो है वो कुछ अलग तरीके से निकले। रात माइनस टेम्परेचर में यकबस्ता हवाओं के साथ निकली हैं और दिन में दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा होता था और गर्माहट दिखती थी, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली का खासा असर पूरे सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिला है। मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें या हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान चंद पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिल सकता है। ताहम 10-11 फरवरी को यह सूरत हाल इसी तरीके से रह सकती है सूबा कश्मीर के अंदर और फिर 12 से 14 के दरमियान भी इसी तरीके से मौसम जो है वो कहीं पर खुश्क और कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। अक्रॉस द जब आप देखेंगे वेदर स्टेशंस की बात को देखेंगे तो दर्जा हरारत जो है वो सिफर के आसपास ही रहा है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो 5-6 माइनस तक चला गया था उसमें थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आई है। ताहम दिन का दर्जा हरारत गर्मी, रात में थोड़ी सी ठंडी, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है। और फिलहाल या अब 14 तारीख तक यानी 14 फरवरी तक 9 तारीख से 10 तारीख से आप चलिए 14 तारीख तक आप आएंगे। आने वाले 3 दिन जब आप देखेंगे तो मतला बरालूद आपको दिखेगा, हल्की से दरमियाना दर्जे की बूंदाबांदी कई मकामात पर दिखेगी बारिशों की वजह से और कुछ मकामात पर आपको हल्की बर्फबारी भी दिखेगी। ताहम उम्मीद रखिएगा कि बारिशें एक बार ज़ोरदार हो, अच्छे तरीके से हो, ताकि जो डेफिसिट ऑफ रेनफॉल हमारा है, ये जो कमी हमारी मुसलसल दिख रही है, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो। ताहम जो सयाह वादी के दौरे पर आ रहे हैं उनके चेहरे खिलखिला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ये तो थी बात मौसम के मिजाज की, लेकिन ज़रा बात मरकज़ के उस बड़े फैसले की भी करते हैं जिसके बाद लद्दाख की आवाम के लिए एक सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कल रात देर गए मरकजी काबीना ने एक बड़ा फैसला लिया है और वजारत दिफा और वजारत दाखिला ने मुश्तरका तौर पर इस बात का फैसला लिया कि गलवान और हॉट स्प्रिंग ये वो 2 मकाम हैं जहां पर मशरकी लद्दाख के अंदर चीनी फौजियों के साथ आमना सामना हुआ था। और गलवान के अंदर आपको याद होगा कि किस तरीके से फौजियों की जो आपस में फौजी भिड़े थे और 5वीं जो एनिवर्सरी यहाँ पर बनाई जा रही है, जहाँ पर 20 फौजी जवान शहीद हुए थे, क्लैशेस हुआ था पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ और तकरीबन बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे। तो उसको देखते हुए अब मरकजी हुकूमत का एक बड़ा फैसला आया है, जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि सयाहती शोबे को बढ़ावा देने के लिए गलवान और हॉट स्प्रिंग को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। और ये जो खोलने की बात आई है तो ये साफ कर दिया गया है कि 15 जून एंड वही दिन जिस दिन ये तसादुम हुआ था, जिसकी खबरें सामने आई थी, उसी दिन इसको खोल दिया जाएगा। और ये साफ कर दिया गया कि जो बैटल फील्ड अब टूरिज्म फील्ड की तौर तब्दील होगा। और मरकजी हुकूमत ने डेमचोक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास है और मशरकी लद्दाख का एक हिस्सा है, उसके साथ साथ गलवान वादियों को सयाहों के लिए 15 जून से खोलने का फैसला ले लिया है। याद रखिएगा 15 जून 5वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी उन फौजी जवानों के याद में जो पीएलए के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। स्टेक होल्डर जो लद्दाख के यानी जो शराकतदार जो मेन पिलर्स लद्दाख के हैं, उन्होंने मरकज के इस फैसले का खुशामदीद किया है और कहा है कि इससे बैटल फील्ड टूरिज्म फील्ड में जब तब्दील होगा तो बुनियादी तौर पर लद्दाख के अंदर इक्तिसादी मामला भी थोड़े से बेहतर होंगे और ढांचा जो सयाहत का उसे भी बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन मरकजी हुकूमत की यह कोशिश रहेगी कि जब ये 15 जून को खोला जाए उससे कबल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहां पर बनाया जाए
और गाइडलाइन बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाब्ता होगा, ज़ाब्ता इखलाक होगा कि कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है, अगर कुछ वहां पर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, वो तमाम गाइडलाइंस भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। सीधे हम लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे नुमाइंदे लद्दाख से हैं। इसाक, कल हम बात कर रहे थे लद्दाख के बजट को लेकर जिसपे कट लगा है, और हमने देखा कि बहुत सारे सियासी लीडर जो थे वो नाराज थे और कह रहे थे कि जनाब ऑलरेडी हमारा स्पैन ऑफ वर्क बड़ा कम रहता है और जो टोपोग्राफी हमारी है वो एंटायरली डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। लेकिन आज एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर कि बैटल फील्ड को टूरिज्म फील्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है, और मरकज की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है इसकी रिफ्लेक्शन, इसकी सदाएं जब आज लद्दाख के अंदर आ चुकी है तो कैसा रिस्पॉन्ड है और क्या कुछ पूरी डिटेल्स आपके पास? जी गौहर, आपको बता दें जिस तरह से लद्दाख के अंदर अगर हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लद्दाख देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से उभरा है। लेकिन पिछले सालों में टूरिज्म में काफी डिक्लाइन देखने को मिला। उस वजह से जो लद्दाख के अंदर खासकर लेह में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने काफी अपना कंसर्न शो किया। लेकिन इस बीच चूंकि लद्दाख में कई सारे एरियाज हैं, जैसे आप जानते हैं पेंगोंग वैली हैं, उसके अलावा नुब्रा वैली है, चंगथंग वैली है, या करगिल के बहुत सारे रीजन है, खासकर लेह ज्यादातर ही पॉपुलर है। तो उन एरियाज ने टूरिज्म को काफी अट्रैक्ट किया था। लेकिन पिछले सालों में टूरिज्म डिक्लाइन होने के बाद जो स्टेक होल्डर्स भी ढूंढ रहे थे कि कैसे टूरिज्म के डिक्लाइन, जो टूरिज्म फॉल हुआ है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के जो डिसीजन है ये काफी लद्दाख के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण और अहम साबित हो सकता है, क्योंकि जो बॉर्डर टूरिज्म का एक पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और खासकर जब PLA के साथ और चाइना के साथ जो इश्यूज रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख में, और वो एरिया ऑलरेडी पहले से ही काफी पॉपुलर हो चुके हैं। आप जानते हैं दिमचुक वैली को पहले ही टूरिज्म के लिए टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है, और अब गलवान वैली को भी आने वाले जून में जो है खोलने जा रहे हैं। तो जो बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से और टूरिस्ट के लिए नए जो लोकेशंस जो है मुअय्यन करके टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए लद्दाख में ये काफी बढ़ावा मिल सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो लेह के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिल के मुख्तलिफ उन्हीं लोकेशंस पे जाके रेकी भी किया है। और अब आर्मी और जो सिविल अथॉरिटीज हैं, जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब गलवान वैली को टूरिज्म के लिए खोला जाएगा तो उस सिलसिले में किस तरह की हमें इंतजामात टूरिस्ट के लिए करने की। ठीक है, अब इसाक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां हम देख रहे हैं कि हाई पोटेंशियल वाले इलाकों को खोल दिया गया है, पूरी दुनिया के लिए टूरिस्ट आएंगे, गाइडलाइंस 1-2 दिन में सेट की जाएंगी। लेकिन 2 बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन रास्तों पर, इन इलाकों की ओर जाने के लिए। सबसे पहला रास्ता और फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा करना। क्या है इस जिमन में अभी लद्दाख के स्टेक होल्डर्स के मन में, किस तरीके से ये दोनों पहलू हैं? क्या जमीनी राब्ता बन चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कितना वक्त लग सकता है फिलहाल? जी, इस सिलसिले में भी जो बहुत सारे लोकेशंस इन्होंने पॉइंट आउट किया है, उन लोकेशंस पे बोर्डिंग के लिए, बैठने के लिए यानी अकोमोडेशन के लिए के इंतजाम किया जाएगा, जहां पे टूरिस्ट के लिए स्पेसेस प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा कैफेटेरिया जो है बनाया जाएगा। लेकिन अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी पिछले कई सालों से जो लद्दाख के एरियाज हैं, खासकर बॉर्डर एरियाज हैं, ईस्टर्न लद्दाख में कई सारे, इससे पहले जो खबरें आई थी तो रोड कनेक्टिविटी काफी बेहतर जो है माना जा रहा है पिछले कई सालों से। अब लेकिन जो अकोमोडेशन की बात करें या जो व्यू पॉइंट्स की बात करें, वॉर मेमोरियल्स की बात करें, और उसके अलावा जो कैफेटेरियाज की बात करें, उनका अभी उनको बनाने की प्लान जो है जोर जारी है। एक चीज और भी बताइएगा, इस दूर अफ्तादा इलाके में चूंकि अब प्लान बन ही रहा है, तो क्या मकामी सतह पर भी अब तो ज्यादा इंतजार इन एरियाज के अंदर जो टूरिस्ट साइट्स होती हैं कि बाहर से या जो गैर मकामी लोग आए हैं वो बड़ी तादाद में, क्या वो जो रुझान था लद्दाख के अंदर सयाह बड़ी तादाद में जा रहे थे वो बरकरार है? और लोकल टूरिस्ट का या जो डेस्टिनेशन साइट्स को एक तरह से एक्सप्लोर करने का काम है, ट्रेवलर्स हैं, बाकी तमाम लोग मुल्क से या बैरून मुल्क से आते हैं, उनकी तवज्जो का मरकज भी ये इलाका है?
जी आपको बता दें पिछले इस साल की अगर हम बात करें टूरिज्म में काफी डिक्लाइन जो है लद्दाख में देखा गया था। तो इस जिम्न में लोकल जो टूरिस्ट हैं, जो देश के मुख्तलिफ मुकामात से आने वाले टूरिस्ट हैं, उनके लिए एक बेहतरीन टूरिज्म का अट्रैक्शन बन सकता है और खासकर पेट्रियटिज्म के हवाले से, नेशनलिज्म के हवाले से एक बेहतरीन मुकाम मिल सकता है। उसके अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी आना रहता है। लेकिन और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, पिछले 2 साल से लद्दाख के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक और पॉलिसी भी बन रहे हैं। वो पॉलिसी ये है कि रूरल टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए, और होम स्टे पॉलिसी से पहले आपने देखा था होम स्टे पॉलिसीज आया था, और उस वजह से जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनकी भी इकोनॉमी इक्वली बढ़े। तो जब ईस्टर्न लद्दाख में इस तरह की जो टूरिज्म के लिए जब खोल दिया जाएगा तो वहाँ के लोग, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहम्मद साग ज्वाइन करने के लिए। टूरिज्म का एक नया मौका होगा। गलवान हॉट स्प्रिंग को खोलने की बात हो रही है। 15 जून 2025 को बाज़ाब्ता तौर पर इन बैटलफील्ड्स को टूरिज्म फील्ड के तौर पर खोल दिया जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि पूरे देश से और पूरी दुनिया से लोग अब वहां की ओर रुख करेंगे, और उससे पहले इंतजामिया भी तैयारियों में जुट चुकी है। एक तरफ से सयाहत की खबर जो हमने आपके सामने लद्दाख के सामने रखी, लेकिन एक और सयाहती मकाम जो रात देर गए धुआं हुआ, और धुआं होने की बुनियादी वजह यह है कि बुनियादी सहूलियातों का फुकदान। सोनमर्ग का वो इलाका जो खूबसूरत इलाका है, लेकिन सोनमर्ग के अंदर कल भयानक आग की होलनाक वारदात हुई है, जिसमें 20 दुकानें समेत एक मकामी होटल खाकिस्तर हुआ है। और मकामी तौर पर आबादी का मानना है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का न होना बुनियादी वजह है कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आज इस सयाहती मकाम सोनमर्ग के अंदर हुआ है, जिसे नक्शे पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और रात देर गए जो 2 दर्जन के आसपास दुकानें जली हैं, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही थी। इस वक्त सुबह जो सब अपडेट हम कर रहे हैं तो खबर यह है कि सोनमर्ग के अंदर लगने वाली इस आग से 45 या 50 के आसपास दुकानें मुकम्मल तौर पर जिन्होंने नुकसान उठाया है बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। और रात देर गए की 2 तस्वीरें, 2 मनाजिर आपके सामने, जब एक इतलात के मुताबिक एक होटल के कमरे से आग नमूदार हुई और आनन फानन पूरे इलाके को इस आग ने लपेट में ले लिया, और सोनमर्ग के अंदर शदीद नुकसान से कारोबारी या जो ताजिर पेशा अफराद हैं वो मुतासिर हुए हैं। 13 जनवरी याद रखिएगा जेड मोड टनल का इफ्तिताह हुआ, और टनल खुलने के साथ ही 2 बड़े एरियाज को कनेक्ट किया गया और कहा गया कि अब कनेक्टिविटी के लिहाज से कोई परेशानी नहीं होगी, राब्ता कॉन्टिन्यूसली रहेगा, सरगर्मियां जारी रहेंगी, सयाह आएंगे और आए भी इजाफा देखा गया। लेकिन जिन लोगों ने सयाहत को परवान चढ़ाना है, मकामी ताजिर हैं, कारोबारी हैं, मकामी शहरी हैं, जिनका खुद भी रोजगार का जरिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकारी खजाने को सबसे ज्यादा पैसा भी दिया है। रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जब आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा पैसा यहां आया, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक ये इलाका नजरअंदाज होता रहा, जिसकी तस्दीक मकामी लोगों ने की कि इलाके में फायर स्टेशन या फायर सर्विसेज का अमला न होना सबसे बड़ी परेशानी है, और इसका नतीजा आपके सामने, रात देर गए भी काफी ज्यादा नुकसान उठाया। दूसरी बात ये कि साल 2008 में भी अफसोसनाक एक वाकया पेश आया। नुकसान जो उस वक्त हुआ था आज उससे ज्यादा तखमीना लगाया जा रहा है, और हमारी इतलात के मुताबिक रात देर गई ही कंसर्न अथॉरिटी से राब्ता भी हुआ। अब तक डेलीगेशंस मिलते रहे, मुलाकातें होती रहीं, लेकिन कोई इसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, और भयानक आतिशज़दगी में 50 के करीब, जिनमें होटल भी शामिल हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, दुकानें सबसे ज्यादा हैं जो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। और रात देर गए सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इजहार यकजहती उन तमाम लोगों के साथ किया गया जिन्होंने नुकसान उठाया है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल क्या है, कश्मीर ब्यूरो मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, ये पहले तो कंफर्म कीजिएगा, 45 या 50 जिन दुकानों को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुंचा है, असल तादाद क्या है और नुकसान का कोई तखमीना अभी तक लगाया जा सका है? देखो आसिफ, को ये दुखद की खबर थी कि सोनमर्ग को इस बार जो खुशी मिली थी कि सोनमर्ग को 30 से 35 साल के बाद कनेक्टिविटी के लिए जहां से खुला रखा गया था, लेकिन कल जब 6 बजे के करीब एक निजी होटल वहां पे था, सुनसान होटल में जब आग नमूदार हुई
तो उस टाइम जो उसका आग का जो स्पीड था वो काफी कम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 1.5 से 2 घंटे तक जो आग थी वो इतनी भयानक हो गई कि पूरे मार्केट को उसने अपने लपेट में लिया और किसी को कोई कंट्रोल नहीं रहा वहां पे। उसके बाद जब कुंड जो सोनमर्ग से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है और हिली एरिया है, यही कारण है कि 2007 में भी ये वारदात वहां पे हुआ था। 2016 में तीसरी बार कल ये जो सोनमर्ग में वारदात हुआ, कि मार्केट को पूरी तरह से आग ने खाक में मिलाया है। और सोनमर्ग के जो होल्डर्स है, सोनमर्ग के जो ताजिर है, दुकानदार है, वो आपने देखा कि किस तरह वो कल फेसबुक पे वाहविला करते थे, रोते थे। ट्रेडर्स यूनियन का प्रेसिडेंट आपने देखा किस तरह भीख मांगता था कि हाँ हम लुट गए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आज जो ताजिर वहां के हैं, होल्डर है, कि यहाँ के जो माजी के सरकारें रहे हैं, उसने ये भी कहा है कि 3 चीफ मिनिस्टर्स को मैंने मेमोरेंडम दिए थे। आज तक गांधरबल के 7 डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गए हैं और 3 साल में, पिछले 3 साल में 3 बार इसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ है। और यही कारण है कि कल 40 से 45 होटल्स, शॉपकीपर्स, कश्मीर शॉल और शॉपकीपर्स वो खाक में मिल गए। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है जिसका कोई तखमीनन अभी तक नहीं लगाया। उसके बाद वहां पे जब एसडीएम कंगन शाम को पहुंची, तो यहाँ जो वहां के ताजिर है उनको भी अब ये ठीक नहीं लगता है कि हम किसी से, लेकिन अब ये है कि वो बोल रहे हैं कि अब एक ही उम्मीद बच गई है कि हमको कोई मदद करे। लेकिन अब अच्छा, ये बताइएगा, जहां हम एक मदद तरफ से सयाहती मकाम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्की रिजॉर्ट को बनाने की बात वहां पर हो रही है, गंडोला चलाने की बात सोनमर्ग के अंदर हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग सोनमर्ग आए उस जिमन में कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है जहां पर आपके पास ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का होना, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सप्लाईज का होना। तो क्या हम ये माने कि मुकम्मल तौर पर जहां एक तरफ से सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वहां ये जो बुनियादी ढांचा वहां पर मयसर रखना है उसमें अभी तक नाकामी हुई है, और ये साबिका हुकूमतों से लेकर अभी तक सेम पोजीशन है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया इस पूरे मामले में? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मैंने अभी भी पहले आपको बोला कि जो माजी की हुकूमतें रहे, चाहे कोई भी हुकूमत रहे, हर कोई इस चीज में फेल हुआ है। और उसके बाद ये भी होता है कि आपका एलजी काम करेगा ग्राउंड लेवल पे, आपका चीफ मिनिस्टर काम करेगा, उसके बाद जो हमारे हाई प्रोफाइल अफसर होते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके पास काफी वो होते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे क्यों देखो कि किस चीज का देखना है। अगर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट आप देखो, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सोनमर्ग को पूरी तरह इग्नोर किया है। उसके बाद एसडीए 7 से 8 डेवलपमेंट ऑफिसर आज तक चेंज हो गए, 10 तकरीबन। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जम्मू कश्मीर बैंक के लिए वहां पे पुकार आती थी, जो वहां पे हॉस्पिटल है उसके लिए आती थी कि यहाँ पे देखें, क्योंकि गेट वे ऑफ लद्दाख है, अमरनाथ यात्रा का गेट। यही सोनमर्ग के ताजिर वो है, जब कोविड था, जब बाकी चीजें थी, इन्होंने वहां पे किस तरह यात्रियों को इस्तेमाल किया, बाकी चीजों को देखा, और इन्हीं को अकल ये हुआ कि ये जमीन से मिल गया, क्योंकि इनके पास कुछ रहा ही नहीं। अब चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा मामला यह है कि रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी रात तज़ियती पैगाम जारी किया गया, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर की तरफ से भी दिया गया, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से दिया गया, लेकिन बयानात अपनी जगह। अमली कदम यह है कि जहां पर भी टूरिस्ट फ्लो हो, जहां पर भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया हो या बन रहा हो, वहां पर 2-3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। फायर एंड इमरजेंसी का होना, यानी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या कुछ है हमारे पास, डिस्पाइट द फैक्ट एक अच्छी खासा पानी वहां पर है हमारे पास, 1-2 गाड़ियां अगर स्टेशन के तौर पर वहां पर लग जाती तो हो सकता है कल वाला इंसिडेंट ही ना हो पाता। लेकिन उम्मीद यह है कि अब बहुत देर तो हो चुकी है, लेकिन अगर आज भी हुकूमत चाहे तो मुस्तकबिल में इस तरीके की वारदातें ना हो, उस ज़िमन में इकदाम किए जाए। फिलहाल फायर एंड इमरजेंसी यूनिट का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जितनी भी सेहत अफजा मकामात हैं वहाँ पर बिल्कुल पास पास में हो, ज़्यादा दूरी ना हो, उस तरीके का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ताकि कभी भी इस तरीके की जब नागानी आफत आए तो उसका मुकाबला सही तरीके से किया जाए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे। मजीद खबरें, तज्जिया और तबसरा होगा। आपकी कॉल्स भी 9:40 के आसपास प्रोग्राम में शामिल की जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। राजौरी का भी रुख कर लेते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है आपको आगाह करना ज़रूरी है। राजौरी बढाल के अंदर जहां पर पुरअसरार अमवात के बाद तहकीकात तो चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से नतीजा हासिल नहीं हुआ है। आज तकरीबन 60 दिन से ज़्यादा का अरसा बीत गया है और हुकाम जिसके लिए SIT भी तश्कील दी गई थी जिस मकसद से, और बुनियादी मकसद ये भी था कि कम से कम ये जो 17 लोगों की जान गई है पता लगाया जा सके। इन सब के दरमियान ऐसे क्या मामलात पेश आए कि 17 लोगों की जान अचानक चली जाती है और उसके बाद 13 बच्चों के अमवात के बाद भी काफ़ी सख्ती बरती गई। लेकिन 2 महीने बीत गए, किसी भी तरीके से 17 अमवात की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। जम्मू कश्मीर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि कोई बीमारी नहीं थी, किसी तरीके से कोई वायरस नहीं था, लेकिन हो सकता है कि कोई साजिश हो। तो इस हिसाब से पुलिस अथॉरिटीज़ ने भी इसमें दखल दिया था। SIT बनाई गई SP ऑपरेशंस वजाहत हुसैन की क़यादत में, जो इस वक्त भी काम कर रही है, और पिछले दिनों कुछ दुकानें भी सील की गई सिर्फ इसलिए ताकि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो ये जो कीड़े मार अद्वियात बाकी सारी चीज़ें थी ये फ़रोख्त ना हो। अगरचे अच्छी बात यह है कि 20 दिनों के दौरान कोई नया केस सामने नहीं आया, मगर 60 दिनों के दौरान जो 17 अमवात हुई, 30-32 लोग जो बाकी बीमार थे जो सेहतियाब होकर वापस वार्ड्स में भेज दिए गए हैं, इन लोगों की मौत की असल वजह क्या है ये अभी तक पता नहीं चल सका है। बढाल के अंदर अब लोग ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग जिनको राजौरी लाया गया था वो वापस जाएं, लेकिन मोहर हुकूमत की लगनी है जिसके बाद ही इन लोगों को वापस जाने का मौका मिलेगा। नाराज़गी और बरहमी का इजहार इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि इतने दिन हो गए जहाँ पर बाकायदा लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, सेहतियाब मुकम्मल तौर पर हो गए, अगर कुछ हाथ भी नहीं लग रहा है तो फिर इंतज़ामिया वापस क्यों नहीं भेज रही है। एक बात। दूसरा ये समझने वाली बात है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार ही नहीं, केस इतना बड़ा था, इस केस की नौयत ये थी कि इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भी जम्मू कश्मीर आया। एम्स दिल्ली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के साथ साथ PGI चंडीगढ़ के जिम्मेदारान भी पहुंचे। राजौरी के अंदर भी जहां पर GMC का अमला मुसलसल लगा है, उनकी खिदमात को भी सराहा जाना चाहिए जिन्होंने मरीजों को ठीक किया। लेकिन एम्स दिल्ली, PGI MER चंडीगढ़ से लोग आने के बावजूद मुतासरा गांव के अंदर पुरअसरार अमवात की असल वजह क्या है, किसी तरह के नतीजे पे पहुंचने से पहले ही नाकामी इंतजामिया को एक तरह से हाथ लगी है। पुलिस अथॉरिटीज़ ने अभी तक कोई खुलासा इस पर नहीं किया है, वो भी शायद चीज़ों को बहुत ब्रीफली देखकर उसके बाद डिस्क्लोज करेगी कोई अगर इस तरह का मामला पेश आता है। लेकिन जानकारी के मुताबिक सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई है, सवालात का एक तवील सिलसिला चला है, और इन सब के दरमियान अच्छी बात यह है कि जो लोग बीमार थे वो रिकवर हो गए हैं। 38 के आसपास कुल लोग जो GMC में मुसलसल कोशिशों के बाद वापस वार्ड में रवाना कर दिए गए, लेकिन घर जाने की अभी इजाज़त नहीं जब तक इंतज़ामिया कोई हतमी फैसला ना ले। मगर घर ना भेजना भी ये भी एक बड़ी मुसीबत है। नाराज़गी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई इन्फेक्शन गाँव के अंदर हो जिससे लोग मुतासिर हुए, इस तरह की खबरों को पहले से ही खारिज कर दिया है, मगर फिर भी तहकीकात चल रही है, क्रिमिनल एंगल भी देखा जा रहा है बाकी हर एक तरीके से। और दूसरी तरफ पिछले दिनों की तस्वीरें आपके सामने जो परसों पेशरफ्त हुई, शायद कुछ लीड्स इंतज़ामिया को मिली इस केस में, जिसके बाद फिलहाल 529 से ज़ायद सैंपल्स लिए गए जिसमें कीड़े मार अद्वियात के थे, बाकी सारी चीज़ें थी। उन अद्वियात का भी ख्याल रखते हुए मौजूदा वक्त में इंतज़ामिया बड़ा सोच समझ कर आगे चल रही है। ये तो एक बात आपके सामने रखी है जिसके आगे चलकर मज़ीद इस हवाले से हम तस्दीक करेंगे या इंतज़ामिया की जानिब से कोई कंफर्मेशन होगी तो आपके सामने बात रखी जाएगी। लेकिन एक और फैसला और एक और इदारे की बात करते हैं और वो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो जम्मू कश्मीर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स बना चुकी हैं, कई उन पर काम जारी है। पहाड़ी सिलसिलों में सड़क राब्ते को और स्ट्रेटेजिक एतबार से जो रास्ते इंपॉर्टेंट थे वहाँ पर रास्ते और नकलो हमल को हमवार बनाने में बड़ा कलीदी किरदार BRO का है। लेकिन इन्हीं सड़कों पर, हाईवेज़ के किनारे मुतअद्दिद मकामात पर बोर्ड्स होते हैं जिन पर हिदायत होती हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, सड़क हादसात से कैसे बचा जाए। वो मशवरे या वो जो हिदायत बोर्ड्स पर आपने देखी होंगी वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में हिंदी और अंग्रेज़ी में देखी होंगी। उर्दू में भी है लेकिन हिंदी और अंग्रेज़ी के मुकाबले काफ़ी कम है। इस सिलसिले में कुछ सवालात RTI के जरिए मुतल्लिका हुकाम से पूछे गए थे, जिस पर एक अच्छी खबर सामने आई कि जम्मू कश्मीर में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें चूंकि उर्दू का भी शुमार है, तो BRO हुकाम के इस रद्द-ए-अमल या इस जवाब के मुताबिक सड़कों के किनारे जो बोर्ड्स हैं उन पर बाकायदा जहां गलतियां भी हुई हैं या नए बोर्ड्स भी लगेंगे, उर्दू का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के इस फैसले का जहां उर्दू हलके के अंदर खैर मकदम किया जा रहा है, वहीं पर यह साफ कर दिया गया कि नेशनल हाईवे 1 पर जितने भी साइन बोर्ड्स हैं वहां पर अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ अब उर्दू जबान का भी इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी तौर पर जो जबानें तस्लीम की गई हैं उनमें उर्दू, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी है और सरकारी तौर पर इन्हीं जुबानों के अंदर कामकाज भी किया जा सकता है। बीआरओ को एक आरटीआई किया गया था, जिस आरटीआई के अंदर उन्होंने इस बात को माना कि कई मकामात पर करेक्शंस हैं और कई मकामात पर यह सूरत हाल है कि सिर्फ 2 ज़बानों में या एक ज़बान में ही बोर्ड लगाया गया है, जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और साफ कर दिया गया है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुँचा रही है और इंडियन रोड कांग्रेस ICR 67 के चैप्टर और गाइडलाइंस के तहत बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल रोड साइंस को इंप्रूव करना और उसमें उर्दू को शामिल करना वक्त की जरूरत है और जितना ये यूजर फ्रेंडली हो, रेजिडेंशियल फ्रेंडली हो, उतनी बीआरओ की कोशिश इसमें रहेगी। याद रखिएगा, नेशनल हाईवे 1 यह सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर के लिए, जो दिल्ली, अंबाला, जलंधर, अमृतसर से होते हुए जम्मू कश्मीर तक आता था और फिर आगे यही रास्ता पाकिस्तानी बॉर्डर तक भी चला जाता था। इसलिए इस शाहराह को अटारी तक पंजाब नेशनल हाईवे तक ले जाने के लिए लिया गया था, इसीलिए इसको नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है और यह माना जा रहा है कि अब इस नेशनल हाईवे 1 पर बीआरओ की तरफ से उर्दू जुबान में भी साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे, साइन लैंग्वेज दी जाएंगी, ताकि राह चलते हुए लोगों को जिन्हें हिंदी, अंग्रेजी का इस्तेमाल करना नहीं आता है, उर्दू जुबान पर महारत है, वो उन्हें पता लगे कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, टर्न कहां पर है और क्या कुछ करने की जरूरत है। उर्दू हलके के अंदर इस फैसले को खुशामदीद कहा गया है, खैर मकदम किया गया है, जो बीआरओ की तरफ से उस आरटीआई के जवाब में कहा गया है, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या इंडियन रोड कांग्रेस ICR 67 चैप्टर और गाइडलाइंस के तहत बीआरओ काम करेगी, अगर हां तो कब तक। बीआरओ की इस खबर के बाद जरा एक और अहम खबर पर आते हैं और बात करते हैं अदालत की, क्योंकि अदालत की तरफ से एक अनोखा फैसला सामने आया है और राहत बहुत सारे लोगों को मिली है, उन खवातीन को मिली है जो एक जुमरे की थी, दूसरे जुमरे में शादी की, मुराद खत्म होने चाहिए या नहीं, एक लंबी बहस चल रही थी और इसी बहस को कल जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से खत्म कर दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि खातून अगर ST स्टेटस की है उसको ST स्टेटस दिया गया है और शादी उसकी दूसरे तबके में हुई है जो नॉन ST है, तब भी इसका स्टेटस जो ST का है वो इससे नहीं छीना जाएगा। ये बड़ी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है कि स्टेटस रिमेन डिस्पाइट मैरिज टू नॉन ट्राइबल। ये कल ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन सामने आया है और साफ कर दिया गया है कि ये डायरेक्शन जो है ये कंसिडर किया जाए ST सर्टिफिकेट्स के लिए जिन्हें अभी तक डिनाइल किया गया था। जस्टिस वसीम सादिक नागराल साहब ने कल तमाम तर पहलुओं को सुनने के बाद ये लैंडमार्क डिसीजन जो है वो दे दिया है। पिटिशनर जो थी उसकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि वो पहाड़ी ट्राइब के साथ ताल्लुक रखती है, लेकिन ST स्टेटस का जो सर्टिफिकेट उसे है उसको देने से डिनाइल किया जाता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके बाद तरह तरह की बातें सामने आई। ताहम कल जस्टिस वसीम सादिक नागराल साहब की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया जिसमें यह क्लैरिफिकेशन कर दी गई कि वजारत दाखिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दीगर कम्युनिटीज को लेकर जो स्टेटस दिया गया है उसमें शादी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये स्टेटस जो है वो बरकरार रह सकता है। और ये साफ कर दिया गया कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ से डिसमिसल किया गया था वो दरअसल सही नहीं है और यहाँ पर रिजर्वेशन एक्ट और रिजर्वेशन कानून के तहत ही ये चीज़ें जो है वो आगे चलनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली साहिबा भी कल अदालत के अंदर इस पूरे मामले पर मौजूद रही है। जो मामला अदालत में पहुंचा था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में,
इस मामले की समाअत हुई है। इस पर सीधे जो कुछ सवालात थे उनका जवाब भी अदालत से बहुत सारे लोगों को मिला। मैक्सिमम लोग इंतजार कर रहे थे कि अदालत इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। बात अब जरा एक और इदारे की। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में किताबें सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची, मुसलसल ये कहा जा रहा था। और इन इल्जामात के बीच मुतल्लिका हुकाम या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जवाब भी देता दिखाई दे रहा है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की जो फराहमी का मामला था, तकरीबन 60% से ज़ायद किताबें अभी तक तकसीम कर दी गई है और जो अहदाफ हैं वो स्कूल खुलने से पहले ही हासिल कर लिए जाएंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर गुलाम नबी यीतू की जानिब से इस बात की तस्दीक तकरीब के एक हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए की गई। वादी कश्मीर में श्रीनगर के अंदर जहां पर एक तकरीब से वो खिताब भी कर रहे थे और उसके बाद मीडिया के सवालों का भी जीएन यीतू ने जवाब दिया, जिनके मुताबिक जो सेट टारगेट है वो तो जब तक स्कूल दोबारा से खुलेंगे तो उससे पहले ही तकरीबन 25, 26, 28 फरवरी से पहले कोशिश की जाएगी कि उस टारगेट के मुताबिक काम हो। दूसरा, 60% से ज़्यादा जो मुफ्त किताबें हैं वो कश्मीर सूबे में स्कूलों को पहुंचा दी गई हैं। फिर सवालात ये भी पूछे गए कि एसर का हालिया सर्वे जो बताता है जम्मू कश्मीर में निज़ाम तालीम पर सवाल है, तो उनके मुताबिक चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। जहां ज़रूरत है वहां दुरुस्त किया जाएगा, जहां कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। और इंतज़ामी सतह पर भी इस सिलसिले में मीटिंग हुई है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के मुताबिक एक खुसूसी टीम की तश्कील देने का बुनियादी मकसद ये कि एसर सर्वे ने जो कमियां या खामियां पाई हैं उनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, मुशावरत के बाद रास्ता निकाला जाएगा। इस सिलसिले में डेलीब्रेशन जब होंगी तो सिफारिशात भी इस कमेटी की जानिब से पेश की जाएंगी। जहाँ तक मुख्तलिफ सेकेंडरी लेवल की बात है तो अलग अलग सतह पर जम्मू कश्मीर ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के मुताबिक मुल्क के बाकी रियासतों और यूटीज़ के मुकाबले अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी चैलेंजेस हैं उन पर संजीदगी से मुतल्लिका हुकाम इस वक्त काम कर रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने असल में उस सवाल का जवाब दिया कि किताबें क्या वक्त पर पहुंच पाएंगी या नहीं। 60% के आसपास या इससे ज़्यादा किताबें अभी तक जो मुफ्त किताबें होती हैं बोर्ड की तरफ से दी जाती हैं वो पहुँचा दी गई और ये भी उनने तस्दीक की कि उनके पास ऐसा भी इस वक्त स्टोर मौजूद है जहां पुरानी किताबें हैं तो ज़रूरत पड़ने पर जो इस्तेमाल की जा सकती हैं वो भी साथ साथ की जाएंगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को सुनिए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी पिछले कई दिनों से जो प्रमोशंस 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा उस पर काम हो रहा था, तो उसके नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं एंड DPCs हैव बीन कंडक्टेड, उसके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने 22 लोगों को जो है एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बनाया। तो मुझे लगता है पहली बार है इतने ह्यूज नंबर में प्रिंसिपल्स बन गए हैं या CEOs बन गए हो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ZDO लेवल पे जो वैकेंसी है वो भी उस पर भी काम हो रहा है और एडवांस में प्रपोजल ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा जो हेडमास्टर्स लेवल की जो वैकेंसीज थी उनको भी आने वाले दिनों में आई होप दैट टाइम बाउंड मैनर जो है वो फिलअप किया जाएगा बाय प्रमोटिंग द एलिजिबल पीपल। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले ही जो है वो क्लियर किया है छुट्टियों के बारे में, जो ऑर्डर आ चुका है इट इज़ ऑलरेडी देयर, उसमें डेट दी हुई है कि स्कूल कब खुलेंगे और एग्जाम्स के चलते हुए जो टीचर्स को कहा गया है कि वो 10 तारीख से अपने अपने हेडक्वार्टर पे रहेंगे, उनको स्कूलों में जो है रिपोर्ट नहीं करना है एक्सेप्ट जो हेड्स ऑफ द स्कूल्स हैं दे हैव टू बी अवेलेबल इन द स्कूल्स। लेकिन क्योंकि एग्जाम्स के चलते हुए उनको टीचर्स को असाइनमेंट मिलता है, लेक्चरर्स को असाइनमेंट मिलता है, तो उनको अपने अपने हेडक्वार्टर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो चाहे वो ये कश्मीर के अंदर स्कूलों के हवाले से भी खबर आ रही है कि चूंकि खुलने से पहले ही जब तक ऑफिशियली स्कूल खुलेंगे तब तक किताबों वाला वो सेट टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ असातिज़ा की कुछ मुश्किलात हैं उस पर भी जवाब दे रहे थे डॉक्टर जीएन यीतू। जी इशफाक। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, जरा बात उस दरख्वास्त की करते हैं जो जेल से की गई है और ये दरख्वास्त की है लाहिदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान ने, जिन्होंने हुकूमती फैसले को चैलेंज करने का मन बनाया था और बाज़ाब्ता तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। सेपरेटिस्ट लीडर नईम खान ने बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और प्रिजन्स डिपार्टमेंट यानी जेल खाना जात महकमे के कई सर्कुलर्स जो जारी किए गए थे उनके खिलाफ उन्होंने
मुकदमा दर्ज कर दिया है, चैलेंज किया है उनको और ये साफ कर दिया है कि जो विड्रॉवल किया गया यानी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज यानी जेल के अंदर बैठे कैदी अपने घर वालों के साथ या फोन पर या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मुलाकात करते थे, ई मुलाकात करते थे, उसको हटाने का जब फैसला सामने आया तो उसको लेकर अब नईम अहमद खान कोर्ट चले गए हैं और नईम खान का मामला कल, चूंकि हफ्ते का पहला दिन है तो कल जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत में इस अर्जी को सुना जाएगा। खान जुडिशियल कस्टडी में है। 14 अगस्त सन 2017 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब जब इन पर संगीन इल्जामात लगे थे कि किस तरीके से वो अवाम को भटकाते हैं, किस तरीके से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां, मुल्क को तोड़ने की बातें वो करते हैं और तमाम मामलों के बीच कार्रवाइयां हुई थी। वो वीडियो एक वायरल हुआ था जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई थी। तो फाइनली 14 अगस्त सन 2017 से मुसलसल कस्टडी के अंदर है और ई मुलाकात या टेलीफोनिक फैसिलिटियां खत्म करने के मामले पर अब अदालत का दरवाजा नईम खान की तरफ से खटखटाया गया है, जहां पर कल जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले को सुनेंगे। याद रखिएगा, जो नईम अहमद खान है उनका मानना है कि ई मुलाकात फैसिलिटी हो या कोई और मामला हो जो प्रिजन्स एक्ट के तहत दिया गया है और जिस तरीके से डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स नई दिल्ली ने 2 सितंबर सन 2022, 26 दिसंबर सन 2022, 22 अप्रैल सन 2024, 22 मई सन 2024 को ऑर्डर जारी किए हैं, ये दरअसल प्रिजन्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है और ये नहीं कर सकते। इस तरीके के सर्कुलर्स को एनओसी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब तक सजा नाफिज ना हो अदालत की तरफ से तब तक इस तरीके के इक़दाम उन पर नाफिज नहीं हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि कल जो जुडिशियल कोर्ट के कस्टडी के अंदर नईम अहमद खान है 2017 से, कल जब उनकी सुनवाई अदालत के अंदर होगी तो सेपरेटिस्ट लीडर नईम खान की बात को कितना माना जाएगा, किस तरीके की दलील वहां पर होगी और हुकूमत की तरफ से क्या कुछ होगा, कल अदालत के सामने ये मामला होगा तो पता लगेगा किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। फिलहाल चलते हैं जी आगे, अदालत से हटकर जरा बात वादी कश्मीर की करते हैं और उस अहम तरीन मामले की बात करते हैं जहां पर हम कूड़े कचरे को ठिकाने लगाने और साफ शफाफ शहर, साफ शफाफ गांव बनाने के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर का जिला पुलवामा, जहां की आवाम गोनागो मुश्किलात से दो चार है, म्युनिसिपल हुक्काम की तरफ से अभी तक भी कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया है। खबर यह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो पुलवामा के अंदर लगाया गया था उसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया है और जो अहम तरीन रास्ता सर्कुलर रोड पुलवामा का है वहां पर जगह जगह पर गार्बेज डंप्स बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो तिजारत पेशा लोग इस इलाके के अंदर हैं उन्हें बुनियादी तौर पर काफी नुकसान हो रहा है। आम लोग जो इस शाहरा से चल रहे हैं उन्हें काफी कोफ्त का सामना करना पड़ रहा है और लगातार अथॉरिटीज की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मामले को काबू में किया गया है। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर इत्तला यह है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स के पास और दीगर मकामात जो सर्कुलर रोड का है वहां पर कूड़े के ढेर लगा दिए गए हैं और आने वाली गर्मियों में इसके मजीद जो सूरत हाल है मजीद खराब हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो नीवा के अंदर है वहां का मैकेनिकल पार्ट जो इंस्टॉल किया गया, दीगर कामों को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि मुकम्मल तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। अब पुलवामा की बात चल रही है तो सीधे जरा जमीनी सूरत हाल को मजीद खंगालते हैं। आदिल पुलवामा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल पुलवामा के पास चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। आदिल, ये जो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं मुख्तलिफ मकामात पर बड़ा खूबसूरत काम होता है, लेकिन अभी भी शहर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायतें हैं कि कूड़े कचरे को ठिकाना लगाने के लिए एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लान है, उसको तरतीब तो दिया गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दुश्वारियां आ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि कुछ वक्त मजीद लग सकता है। अवाम का मानना है कि जनाब जिस तरीके से सड़कों पर कूड़ेदान बनाए गए हैं और जिस तरीके से अब गार्बेज को डंप किया जा रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है और इससे बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है।
बिल्कुल गौर, हम आपको बताएंगे कि पुलवामा का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो डंपिंग साइट को लेकर है। हम आपको बताएंगे कि जो पुलवामा कस्बे का जो पूरा जो गार्बेज है वो इस वक्त जो है सर्कुलर रोड जो मुकाम है वहां पे उसको जमा किया जाता है। सर्कुलर रोड इस वक्त अहम शाहरा में माना जा रहा है, जो कि इस वक्त पुलवामा और श्रीनगर या शोपियान श्रीनगर का एक अहम हाईवे माने जा रही है और वहीं पे इसको जमा किया जा रहा है। और साथ ही में वहाँ पे एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज भी है जिसपे तलबा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसके जो गंदगी जो वहाँ पे डाली जा रही है। साथ ही में जो वहाँ पे दुकानदार हजरात है या जो ताजिर है या जो वहाँ पे आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको भी इससे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है पूरे यूटी में चलाया जा रहा है, इसी के तहत पुलवामा में भी एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इसके ऊपर जो लैंड है वो भी आइडेंटिफाई की गई थी और वहाँ पे जो सिविल वर्क है वो इस प्रोजेक्ट पे मुकम्मल की गई थी। लेकिन जो मैकेनिकल पार्ट है इस प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे इस पूरे गार्बेज को साइंसी तौर ज़ाया किया जाएगा, इस मैकेनिकल पार्ट जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई सारे जो टेंडरिंग प्रोसेस भी चली थी उसमें भी इसका नाम जो रखा गया था, इसकी टेंडरिंग हुई थी, लेकिन टेंडर अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे। हालांकि जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है उनका ये कहना है कि हमने फिर से इसमें जो है इस प्रोजेक्ट पर जो है टेंडरिंग निकाली है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ही हफ्तों में इस पे जो है काम, मैकेनिकल का काम जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। और जो इस वक्त जो पूरा गार्बेज है जो इस वक्त सर्कुलर रोड पे ज़ाया किया जाता है उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और पूरे साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है न्यूवा के अंदर वहाँ पे इसको ज़ाया किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है मुश्किलात का सामना काफ़ी करना पड़ रहा है। जो वहाँ पे राह गुज़र है या जो गाड़ियाँ वहाँ से चलती है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो आसपास बगीचे हैं वो भी इस कूड़ा करकट से अब मुतासिर हो रहे हैं। जो वहाँ पे काम करने वाले हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि काफी सारी अच्छा, बुनियादी वजह क्या है कि अगर मैकेनिकल पार्ट को लगा दिया गया तो अब रेस्ट कौन सा पार्ट है जो लगाना बाकी है? और क्या शहर से ये जो इलाका है, मेन रोड है, इससे बाहर कहीं जगह इस डंपिंग साइट को फिलहाल आर्जी तौर पर बनाया जा सकता था? बिल्कुल, इसको आर्जी तौर पर अगर हम कहेंगे तो कई सारी जो लैंड है वो आइडेंटिफाई की गई थी, लेकिन जहां पे लैंड आइडेंटिफाई की गई थी इसको आर्जी तौर हटाने के लिए वहां पे जो मुकामी लोग हैं उन्होंने एतराज किया था। एतराज करने के बाद जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो निवा के अंदर आइडेंटिफाई की गई थी वहां पे जो है सिविल वर्क जो है वो मुकम्मल किया गया है। लेकिन अब उसमें जो अधूरा है वो है मैकेनिकल पार्ट, यानी जो मशीनरी लगानी है वो अभी मुमकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो टेंडर उसमें जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो रहा था। अब दोबारा से जो उस पे टेंडरिंग है उस मैकेनिकल पार्ट में वो शुरू की गई है। वहीं पर अब उम्मीद की जा रही है कि जो ये पूरा कूड़ा करकट है ये उसमें जाया किया जाएगा। लेकिन फिलहाल टेम्परेरी या आरजी कोई डंपिंग साइट आइडेंटिफाई नहीं की गई है। अब यही उम्मीद है, यही इंतजार है कि कब जो मैकेनिकल पार्ट है उस प्रोजेक्ट पे मुकम्मल किया जाएगा ताकि लोगों को इस गार्बेज से निजात मिले। बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे पुलवामा से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आदिल शाहनवाज। लेकिन असल मसला ये है कि बेशतर हिस्सों के अंदर ये सूरत हाल है जहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल्स या कमेटियाँ हुआ करती थी, काम भी किया, वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने संभाली, बहुत हद तक चीज़ें दुरुस्त भी की और मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर, मुख्तलिफ कस्बों के अंदर, देहात के अंदर या वार्ड्स और पंचायतों तक काम बेहतर हुआ। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी छूटे हैं। अब इंतज़ामिया क्यों या तो डंपिंग साइट्स नहीं हैं या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाना था नाकिस हिकमत अमली या कारकर्दगी आप कह लीजिए, नतीजा ये आपके सामने पुलवामा की खबर हमने रख दी है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों पर ज़रा कुछ देर के लिए ब्रेक लगाएंगे और सीधा आपकी कॉल्स की तरफ चलेंगे। एक एक करके आपकी बात सुननी, हमारे साथ आप ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम सलाम जीके में। चंद मिनट्स हमारे पास हैं और आज अहम तरीन सवालात, आपकी बात, आपके एतराज़ात या हुकूमती जिम्मेदारान तक, अथॉरिटीज़ तक आप बात इस प्रोग्राम की वसातत से पहुँचा सकेंगे और उसके बाद सीधा मौसम के हवाले से भी अपडेट आपको किया जाएगा। 4 नंबर्स आपकी स्क्रीन पर 125876699448 पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रखिएगा। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ है। हेलो, नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत इम्तियाज अहमद नावगाम पे। जी इम्तियाज सर, वन बस। सर मैं क्या छान पोर में मकान आखरत सर अहनज मकान हेत कर मैं बस ब्यूटस तक 2 वरियन दो बाद गुल मे सह मकान तथ मकान ऑलरेडी 2 बाई गमत ठीक
मगर यमिस मे नफरस कुन अमिस मे अम पत फर्द दिन तथ यानी कि नक्शे इंतखाब नक्शे इंतखाब अन्य गोस बह अम पत मे अकिस लगभग 2 to 2.5 रेतन यह सोरी छान पूर विटनेस अत कत अम पत मे नतनावान पटवर सब उपर यप लास्टस कर मे डिमांड पोसन ये सात मे पोसन डिमांड कर यपर कोर मे कॉन्टैक्ट ACP वन एंटी करप्शन ब्यूरो सो रोट अस रंगे हाथों ये सात रंगे हाथों अस रोट यह पटवर सब अम पत गई अम पत सारी मिली भगत मे करान क्या कोर हुत पे अमे कोर मे यार बचन से परेशान कोर्मुत 2-2.5 रेतन फाइनली कोरुक मे फाइनली वोनुक मे दोपुक वन सा दी तहसीलदार अत गोमुत खसर नंबर और योर पत नसन बह तहसीलदार सबन 2-2.5 रेतन हैदरपुर मे अनान निवान तम पत गोस बह लास्टस ओत्र 3 दह ब्रोट अम पत दिस मे लेटर रिजेक्ट कर तम जनाब वन वन कर फर्द बदर अत कर सह लगभग वरियुक प्रोसीजर नव सर मे तरान फिक्री अगर यह पान वन रिश्वत खिलाफ कत कर मे अगर रटनो यह सारी मिली भगत बह नचनोस मे वन तो मे क्या खता अगर अत ऑलरेडी 2 बाई गमतन बे मे ऑनलाइन बाई गोमुत ऑनलाइन कित पे गो मेनिस बाई आज क्या वन आज खसर नंबर अदल बदल सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत महकमे माल कारकर्दगी हमेशा सुर्खियन अंदर रोजम और यह बड़ अहम मामले वनकस ब्रो कुन थोर मे उम्मीद कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सब सिंदिस दफ्तरस अंदर यह मामले चूँकि एंटी करप्शन तो बाकी मामला बराह रास्त LG ऑफिस वचान और मुझे उम्मीद है कि ये जो शिकायत आपने पिन पॉइंट की है आखिर ये कब ठीक होगी कैसे। ये एक मामला नहीं है, हज़ारों मामले ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की शिकायतें हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इसी तरीके से उंगलियों पर सब बाइज्जत और बागैरत लोगों को नचाता है। मनमंजिया चल रही है हर जगह। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। उम्मीद ये है कि LG साहब जरूर इस मामले की ओर तवज्जो दे जी। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गवर साहब ठीक सवाल सेहत सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस्लामाबाद पे माता जी ये म्यूनसिपलिटी तहत सड़क वर बराबर मटन टू किहरीबन अत कुछ जाए डस्टबिन होमुत मगर अत सफाई बच्चे पकन पकन गसान तूत मुशुक वन जन यह सिप्थन टॉप गसान यह रोड ये जन यह सूर्या मंदिर गसान ये जन सेंट्रल जेलस गसान ये जन यह अछबल गसान ये जन यह पसरबल गसान मगर अत पन कनी तिमन मोड़न मन तीचा गंदगी अल्लाह ताला कर सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। ये भी बड़ा जी मामला अहम है। घर का मामला कोई नहीं है, बुनियादी मामला है, अवाम का मामला है। लोगों को जो परेशानी साउथ कश्मीर के इस इलाके के अंदर आ रही है कि जनाब किस तरीके से जो सफाई होनी थी नहीं होनी है, मुझे उम्मीद है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदार MC और दीगर लोग जो है वो ज़रूर एक्टिवेट होंगे और मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब के गोशगुजार भी बात ज़रूर जाएगी, हमारे नुमाइंदे भी उन तक की बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर। हेलो हेलो जी। हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? हाँ, राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ उल्चीबाग श्रीनगर से। जी राजेंद्र साहब बताएं। जनाब, वजह है कि जब से ये हुकूमत आई है मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि कोई इंजीनियर डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, लोग इंजीनियर घर में उधर दफ्तरों में बैठे हैं, वो सिर्फ परचेजिंग कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, यहाँ देख नहीं रही है लोगों को, मतलब पावर होके हो रही है। दूसरा बात जो PHE डिपार्टमेंट है वो तो बिल्कुल सोया हुआ है, उसका कोई इंजीनियर कोई साइड पर नहीं। इस वक्त इनलीगल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को टेल एंड पर है उनको कोई पानी नहीं आ रहा है, जो कि अब इस वक्त नहीं आ रहा है, तो बाद में क्या होगा उस वक्त। ये इंजीनियर साहब सिर्फ बिल्कुल फील्ड अमला दो हाथ से लोगों को लूट रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, खुद ही कनेक्शन दे रहे हैं और वायलेशन कर रहे हैं PHE का रूल। वो क्या कर रहे हैं कि वो दे रहे हैं टी कनेक्शन दे रहे हैं लोगों को। उसका वजह है कि जो टेल एंड पर उसको पानी नहीं आ रहा है। वो दूसरे सर पावर का भी यही हाल है। दिन दिहाड़ तो भी गवर्नर आज में कोई चेकिंग करते थे, आज कोई चेकिंग नहीं करता। दिन दिहाड़े लोगों में वो ये लगा कर रखे होते हैं, हुक्म डालती है, बाकी आम आदमी इस सब कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। श्रीनगर में मैं भी टेल एंड का ही शिकार हूँ, पानी की किल्लत वहाँ पर भी है। उम्मीद है कि आपने जिस शिद्दत के साथ बात रखी है, जल जीवन मिशन के जो ज़िम्मेदार है चीफ इंजीनियर साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीनगर के जो हैं, और स्पेशली आपने अभी आलूचीबाग का जिक्र किया, तो मुझे उम्मीद है कि एक रैकी की जाए, देखा जाए कि आखिर ऐसा क्यों है और शहर के अंदर अगर ये सूरत हाल है, गाँव देहात की अल्लाह ही हाफिज़ है। चलिए जी लास्ट 2 कॉल ले लेते हैं जी आज के प्रोग्राम के। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
बस सफाकल पे अब्दुल मजीद ना वन पुलवाम क्या डंपिंग सस्ती कत करान पुलवामा निवा पुलवामा ये गो श्रीनगर मज गो ईद का सदपुरा सदपुरा तन गई 8 वरी यन तक मशीन अत बन गैस अत बन हु अत बन यह तज मे गो बुड़व तम पे बन कहें इथे पे गन पुलवाम कहें क्या फंड और वाता मरकज पे गो पन करोर खंड तुलन अत कूता फल अत गई टंडर कर बंगल कनालवा जमीन नारान थार गाड़ कत नारान कत तू सही चूंकि यम ताम अच्छन डंपिंग साइट कत करो बिल्कुल तथन प्लान कि अतन बन 2-3 मेगावाट बिजली तन पैद लेकिन सह बिजली प्रोजेक्ट कोत गो और आज ताम हेक तथ पे कंस कत कर न आय कह वजाहत RT अगर योर गसान तथ जवाब कहीं तुज कत सही कि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही अमुक फुकदान ओवरऑल ये एंटायर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल यही है कि अकाउंटेबिलिटी कहीं नज़र नहीं आ रही है। अफसर शाही और वो जो लाल फीता शाही का निज़ाम है शायद अभी भी वो है और अवामी मकबूल हुकूमत जो इस वक्त हमारे सामने है शायद वो कहीं बेबस भी कहीं ना कहीं कुछ मकामात पर नज़र आ रही है। चलिए जी एक और कॉलर। हेलो हेलो कौन साहब कहाँ से, नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुजफ्फर अहमद बोल रहा हूँ नौगाम से। जी मुजफ्फर साहब बताएं। सर मेरी ना एक रिक्वेस्ट है सर आपसे और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। सर यहाँ पे नौगाम में एक ड्रेनेज का सिस्टम था पहले जिसको ना तकरीबन 5 साल लगे, फाइनली वो सर कंप्लीट हो गया और उस पे ना मैग्डम भी डाला गया, लेकिन सर मैग्डम उसको विंटर्स में डाला गया और मैग्डम ऐसा डाला गया जिसमें कि मतलब तारकोल की बजाय कुछ और डीजल शायद उन्होंने यूज किया और तकरीबन मुझे लगता है 1.5 महीना हो गया कि वो रोड सारा उखड़ गया है। बड़ी मेहरबानी होगी या तो आप अपने कैमरामैन को यहाँ पे भेज दीजिए क्योंकि यहाँ के लोग सारे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रोड ब्लॉक करेंगे। चलिए ज़रूर हमारी टीम भी वहाँ पर आएगी, लेकिन सवाल यही है कि ये दूसरी शिकायत है 2 हफ्तों इस हफ्ते के दौरान अगर आप देखेंगे तो जनाब मैग्डम बिछाया गया और 2 महीनों के अंदर अंदर ही वो उड़ गया। मैग्डम बिछाया क्यों गया तब जब मौसम सर्द था और मैग्डम उठा क्यों है और अब अकाउंटेबिलिटी किसी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज चूंकि 10 बज रहे हैं, इतवार का दिन है, आप एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने घरों में, बात भी आपने अपने 2-4 कॉलर्स ने रखी, लेकिन चलते चलते आपको जरा दिखा दें कि रात सूबा कश्मीर, सूबा जम्मू और लद्दाख के अंदर किस तरीके से गुजरी है। -0.8 डिग्री सेल्सियस जो मैंने पहले ही बताया था मौसम के वक्त वो आज है, ताहम आज धूप और बादल एक साथ आपको नजर आएंगे। काजीकुंड के अंदर -0.6, कुपवारा -1.7, पहलगाम -0.4 और गांधरबल -0.2 यानी सरतरीन इलाका भी कुपवारा नजर आ रहा। बांडीपुर आएंगे जी नॉर्थ में तो -1.0, आज बारिशें बर्फबारी का इम्कान है। बारामूला आएंगे तो -0.9, पुलवामा -0.8, बडगाम -0.2, शोपियां -2.1, शोपियां सरतरीन इलाका। जम्मू में आज धूप दिखेगी, रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सांबा के अंदर 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कठरा के अंदर 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किश्तवाड़ के अंदर 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रामबन गर्म इलाका जहां पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह सूरत हाल थी। आगे बढ़ेंगे तो उधमपुर आपके सामने जहां पर 3.7 डिग्री रात का कम से कम दर्जा हरारत। पुंछ के अंदर 6.3, आज बारिशों का इम्कान है जी। करगिल के अंदर, लेह के अंदर और द्रास, ये अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख, तो करगिल के अंदर -7.0 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। लेह के अंदर -8.0 डिग्री और तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सरतरीन मकाम है वो द्रास है जहां पर दर्जा हरारत -14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताहम आज सूबा लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर बादल और हल्की से धूप भी आपके सामने नजर आएगी। चलिए जनाब 10 बज रहे हैं तो प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ। खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। आसिफ और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हम या नासिर।